सभी का पुनः HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। एक केमिस्ट्री का अगला इम्पोर्टेंट वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, अपक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं? शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक तथा एक उदाहरण लिखिए। अथवा करके पूछा गया है। अपक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं? शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक बताइए। तो देखिए चलते हैं, इसका आंसर होगा इसका आंसर है देखिए पहले है क्रिया की कोटि। तो क्रिया की कोटि क्या होती है? तो कोटि हमारी होती है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 गिव्स सूर्य के प्रकाश में 2HCl होने की जो क्रिया है ये शून्य कोट अपक्रिया है। यह शून्य कोट अपक्रिया है। यह है शून्य कोटि अपक्रिया है क्योंकि इसमें अभिकारक H2Cl2 अपक्रिया वेग को निर्धारित नहीं करते हैं। अर्थात इस अपक्रिया का वेग बराबर होगा कि एक्टिव मास ऑफ H2 का सांद्रण 0 हो जाएगा और Cl2 का सांद्रण भी 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी शून्य कोट अपक्रिया है। अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं? तो सारी कुछ गड़बड़। अपक्रिया की कोट ये परिभाषा हो गई, अपक्रिया की कोट हो गई। ये शून्य कोट का उदाहरण हो गया। अपक्रिया की कोट से क्या समझते हैं? तो यहाँ तक हो गया। इस शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान और मात्रक ज्ञात करना है। तो ये हमारा शून्य कोट का उदाहरण ये हो गया। शून्य कोट के लिए उदाहरण। तो ये हमारा शून्य कोट का उदाहरण हो गया। अब इसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो माना शून्य कोट अपक्रिया माना शून्य कोट अपक्रिया ए
हमको B+C दे रही है, माना शून्य कोट क्रिया A बराबर B+C के, A बराबर B+C, ये हमारी शून्य कोट क्रिया हो गई। यदि अभिक्रिया का वेग dx/dt, यदि अभिक्रिया का वेग dx/dt हो तो हमारा क्या हो जाएगा, dx/dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका रिएक्टेंट A है, तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A, क्योंकि शून्य कोट क्रिया है इसलिए इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, इसको हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो dx/dt बराबर हमारा हो जाएगा K एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, जहाँ हमारा K हमारा वेग स्थिरांक है, जहाँ K हमारा वेग स्थिरांक है। चूँकि A0 = 1, इसलिए हमारा हो जाएगा dx/dt बराबर K के, dx/dt बराबर K के, तो ये हो जाएगा dx बराबर K dt के। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल dx बराबर के, अलग हो जाएगा इंटीग्रल से, ये हो जाएगा इंटीग्रल dt। तो dx का इंटीग्रल हमारा x हो जाएगा, k dt का इंटीग्रल हमारा t हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा c हो जाएगा। अब c के मान के लिए हमारा हो जाएगा t बराबर 0, तो x बराबर भी हमारा 0 होगा। प्रारंभ में बना हुआ उत्पाद हमारा शून्य होता है, तो c के मान के लिए t 0 होगा, तो x भी 0 होगा। मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगी 0 बराबर k, t का मान 0 होगा प्लस c के। इस प्रकार हमारा c बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में c का मान रख देते हैं, तो हमारी हो जाती है x बराबर kt प्लस 0 के। तो हमारी समीकरण हो जाती है x बराबर kt के, या k बराबर शून्य कोट क्रिया का वेग स्थिरांक k बराबर x/t के। यही हमारा शून्य कोट क्रिया का व्यंजक होता है। k बराबर x/t हमारा शून्य कोट का व्यंजक होता है। अब मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। कह रहा मात्रक भी बताइए, तो हमारा मात्रक बराबर हो जाएगा, मात्रक k का, तो k का मात्रक हो जाएगा हमारा x का मात्रक। तो x का मात्रक हमारा होगा मोल प्रति लीटर बटे t माने हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड, तो हो जाएगा मोल लीटर सेकंड और लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये k का हमारा मात्रक हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी कर लें। परीक्षा के दिन जाने पर उसको आसानी से देख करके जा सके।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक के अपचयन पर बी देता है जो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है। यौगिक बी क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर तीव्र गंध वाला यौगिक सी देता है। तो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिल एमीन बनाता है। ए, बी व सी के नाम और संरचना सूत्र लिखिए और रासायनिक अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए, एक यौगिक हमारा ए है जो बी देता है। ए हमारा है ए, इसका अपचयन हम कराते हैं। अपचयन कराते हैं तो हमारा ए बी बनता है, बी देता है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, HNO2 से जब हम क्रिया कराते हैं तो कह रहा नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है, एथेनॉल देता है, C2H5OH देता है। बी क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं। अब बी की क्रिया हमारी क्लोरोफॉर्म के साथ होती है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH के साथ क्रिया होती है। बी क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर दुर्गंध यौगिक देता है, तो यौगिक सी देता है। गर्म करने पर दुर्गंध युक्त यौगिक सी देता है। तो अपचयन के पश्चात एथिलेमीन देता है, जो अपचयन के पश्चात ये सी जो है, इस सी का जब हम अपचयन कराते हैं, इसका जब अपचयन कराते हैं तो ये एथिलेमीन देता है। एथिल मेथिल एमीन देता है, एथिल मेथिल एमीन देता है, एथिल मेथिल एमीन देता है। ए, बी व सी के नाम और संरचना सूत्र लिखिए और रासायनिक अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए, ए कोई यौगिक है, अपचयन कराते हैं, बी देता है। तो ए हमारा जो यौगिक होगा अपचयन पर बी देता है, तो ए यौगिक है हमारा होगा नाइट्रोएथेन C2H5NO2। ये हमारा यौगिक ए होगा। नाइट्रोएथेन हमारा ए यौगिक है जो अपचयन पर, जब हम अपचयन कराते हैं, अपचयन हमेशा अपचायक पदार्थ द्वारा होता है। किसी भी अपचायक पदार्थ द्वारा जब हम अपचयन कराते हैं, जैसे हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमने अपचयन करा दिया, तो ये होता है NO2 ग्रुप का अपचयन हो जाता है। अब देखिए NO2 ग्रुप हमारा कैसे होता है, जैसे हमारा ये है C2H5NO2 दो वो हैं, एक डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक वो जुड़ा है। देखिए हमारा होता ये है, जब अपचयन होता है तो ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटता है तो इसके साथ दो ये जुड़ेंगे और ये पानी बन के अलग हो जाएगा। यहाँ पर जब अपचयन होगा इससे यन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये बंद टूटेंगे तो दो एच इससे जुड़ेंगे और दो एच इससे भी जुड़ जाएंगे, दो एच इससे भी जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमारा ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वो पानी बनाएगा और ये वो भी पानी बनाएगा। तो इस तरह से हमारे बन जाएगा C2H5NH2। तो इस तरह से हमारा ये NO2 ग्रुप एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा C2H5NH2। ये हमारा यौगिक बी बन जाता है, एथिलेमीन बन जाता है। तो एक कार्बनिक यौगिक ये अपचयन पर यौगिक बी बनाता है जो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल लेता है। नाइट्रस अम्ल से इसकी जब क्रिया कराते हैं, HNO2 से क्रिया करा देते हैं, HNO2 से, तो कह रहा कि एथेनॉल देता है। अब देखिए होगा क्या, ये N और ये N2 के रूप में बाहर निकल जाता है, ये N मिलके N2 निकलता है, H2 और इसका एक को पानी बन के बाहर हो जाता है। तो कहने मतलब एक N2 बाहर हो जाएगा, एक और पानी बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा OH, ये OH यहाँ NH2 के निकलने से OH यहाँ जुड़ जाता है। इस तरह से हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी को हम एथेनॉल क्या करा, एथेनॉल देता है। तो यही हमको एथेनॉल मिल जाता है, ये हमको एथेनॉल मिल जाता है। तो हमारा ये हो गया
नाइट्रोएथेन भी हमारा हो गया एथिलेमीन और हमको एथेनॉल मिल गया। एथेनॉल देता है यौगिक भी क्लोरोफार्म तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर। अब यौगिक जो भी हमारा है, ये हमारा जो एथिलेमीन है, एथिलेमीन जो हमारा है C2H5NH2, ये हमारा जो भी है ये कह रहा है क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश, क्लोरोफार्म माने KOH CHCl3, ये क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश KOH के साथ गर्म करने पर, इसको जब हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो इसके हम 3 और ले लेते हैं तो 3 KCl बाहर हो जाते हैं और एक H और एक वो पानी और 2 H यहाँ से पानी बनते हैं तो 3 पानी बाहर हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो होता है ये CN से जुड़ जाता है। इस तरह से हमको बन जाता है C2H5NC मिल जाता है, 3 KCl बनता है और 3 और पानी भी बन जाते हैं, 3 और 3H2O पानी बन जाते हैं। तो इस तरह से हमको बनता है, ये दुर्गंध युक्त यौगिक होता है, ये दुर्गंध युक्त यौगिक है जिसका नाम होता है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड हमको प्राप्त हो जाता है। एथिल C देता है, दुर्गंधित यौगिक C देता है, तो ये हमको मिल जाता है ये C, ये हमारा C होता है, ये हमको C यौगिक मिल जाता है, C2H5NC, ये हमारा C यौगिक है, मिल जाता है, जो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिल एमीन भी बनाता है। अब इसका चयन हम कर देते हैं, देखिए C2H5 ये 5 है, सॉरी ये 5 है, C2H5NC। अब इसका अपचयन हम कराते हैं तो C2H5NC अपचयन करा देते हैं, अपचयन, फिर वो किसी अपचायक पदार्थ द्वारा कोई भी अपचायक पदार्थ ले सकते हैं, अपचायक द्वारा जब इसका अपचयन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। इसका जब अपचयन करा देते हैं तो हमारा यह है C2H5NC, N मतलब 2 बंध C से जुड़ा हुआ है और एक अपना लोन पेयर नाइट्रोजन जो है कार्बन को दे रहा है। अब जब अपचयन होगा तो पहले कोऑर्डिनेट बांड हमारा ये टूट जाता है, जब ये टूटेगा तो इसकी वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी 2 वैलेंसी कम पड़ जाएंगी, इसलिए इसके साथ 2H जुड़े जाएंगे अपचयन होने पर। फिर इसका पाई बंध टूट जाएगा, ये भी बंध जब टूट जाएगा तो एक बैलेंस की पूर्ति के लिए ये KCH यहाँ जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा और इसकी पूर्ति के लिए KCH यहाँ जुड़ेगा तो ये NH हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो बना हुआ यौगिक होगा वो होगा C2H5NH, C2H5NH CH3, C2H5NH CH3। हमारा कहता है एथिल मेथिलेमीन, तो इस तरह से हमको ये एथिल मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है, ये हमको मिल जाता है एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी अपक्रियाएं हैं, ये रासायनिक अपक्रियाएं हो जाती हैं। ये नाइट्रोएथेन है, अपचयन द्वारा एथिलेमीन में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रस हम से क्रिया कराते हैं, ये हमारा B होता है, नाइट्रस हम से क्रिया कराते हैं तो हमारा एथिल बन जाता है, वो एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब B जो है हमारा, B जो एथिलेमीन है उसको क्लोरोफार्म के साथ, क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म कर देते हैं। क्लोरोफार्म कास्टिक पोटाश के साथ देखिए गर्म कर दिया तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है, जो एक दुर्गंधयुक्त यौगिक है जिसका नाम होता है एथिल आइसोसाइनाइड। अब एथिल आइसोसाइनाइड का जब अपचयन हम करा देते हैं, देखिए एथिल आइसोसाइनाइड का अपचयन हमने करा दिया तो हमारा एथिल मेथिल एमीन बन जाता है। इस तरह से ये हमारी रासायनिक अपक्रियाएं हो जाती हैं। अब आगे कह रहा है कि A, B व C के नाम व संरचना सूत्र लिखिए और रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो ये रासायनिक अपक्रियाएं थी। अब देखिए इनके नाम व संरचना सूत्र देखिए। पहला हमारा यौगिक A जो है, ये यौगिक तो यौगिक A हमारा नाइट्रोएथेन है। यौगिक A ये हमारा है नाइट्रोएथेन है जिसका संरचना सूत्र होगा, इसकी संरचना होगी, संरचना सूत्र करा लिखे तो इसकी संरचना सूत्र
ये हमारा होगा नाइट्रोएथेन का 2 C हैं, तो ये 2 C हो गए। यहाँ इससे 3 H जुड़े हैं, तो H, ये भी H हो गए, इससे 2 H जोड़े जाएंगे और यहाँ पर N हो जाएगा। एक NO के साथ द्विबंध से जुड़ जाएगा और एक वो जो होगा N के साथ कोऑर्डिनेट बांड से जोड़ जाएगा। ये हमारा, तो इस तरह से हमारी नाइट्रोएथेन की संरचना हो जाएगी। फिर दूसरा कह रहा बी यौगिक हमारा एथिलेमीन है, तो बी यौगिक, तो यौगिक बी हमारा एथिलेमीन है। एथिलेमीन इसका संरचना सूत्र होगा एथिलेमीन CHHCHNH, ये हमारा एथिलेमीन हो जाएगा। फिर सी यौगिक हमारा है, ये हमारा है एथिल आइसोसाइनाइड, C2H5NC है। ये हमारा है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड हमारा, इसका संरचना सूत्र हो जाएगा एथिल CHH, H, ये भी H, फिर है N के साथ 2 बंध C से जुड़ा हुआ है और N अपना एक लोन पेयर C को देता है, अर्थात N और C के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे इनके संरचना सूत्र हो जाते हैं। कहता है ABC के नाम व संरचना सूत्र लिखिए, तो इसका हमारा जो A होगा ये यौगिक है C2H5NO2, ये हमारा नाइट्रोएथेन हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र ये होगा। हमारा एथिल यौगिक ये एथिलेमीन है, एथिलेमीन C2H5NH2, इसका हमारा संरचना सूत्र ये है। फिर हमारा एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC, इसका संरचना सूत्र हमारा ये है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर को नोट अवश्य करते रहें, जिससे परीक्षा के दिन आपको देखने में आसानी रहे और आप देख करके परीक्षा में जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण सहित कारण लिखिए। कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। अब देखिए, जो कॉपर होता है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर के ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर के ऊपर है, इसलिए कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। तो लिखेंगे, इसके आंसर में हमारा हो जाएगा कॉपर धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है। सिल्वर मीन्स Ag, सिल्वर से ऊपर है। कॉपर धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है, इसलिए सिल्वर धातु, इसलिए कॉपर धातु, इसलिए Cu धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से, इसलिए Cu धातु AgNO3 के वही सिल्वर नाइट्रेट विलयन से, इसलिए Cu धातु AgNO3 के विलयन
विलयन से Ag को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, कर देती है। कॉपर धात सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्योंकि कॉपर का स्थान ऊपर है। क्योंकि हमें पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं अपने नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, इसलिए कॉपर धात सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। अब इसी कह रहा रासायनिक समीकरण लिखिए, तो रासायनिक समीकरण हमारी हो जाएगी Cu प्लस AgNO3 बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CuNO3 प्लस CnO3 प्लस Ag। Cu, अब देखिए Cu की वैलेंसी 2 होती है। देखिए Cu जो कॉपर होती है, कॉपर धातु Cu उसकी वैलेंसी 2 होती है, और NO3 की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि वैलेंसी ये यहाँ 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट Ag। अब देखें ये कॉपर नाइट्रेट के कारण ये हमारा कॉपर आयन में बदल जाता है, इसलिए लिखा है कि डालने पर के विलयन में कॉपर डालने पर का रंग नीला हो जाता है। मतलब कॉपर का नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड क्या है? एक डाइसैकेराइड का नाम और सूत्र लिखे। कैसे सिद्ध करोगे? ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं, संबंधित आवश्यक समीकरण लिखिए। संबंधित आवश्यक समीकरण लिखिए। तो देखिए मोनोसैकेराइड अब देखें मोनोसैकेराइड हमारे क्या होते हैं? तो वही सर्कराइड या शर्कराएं जो जलघटित नहीं होती मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। तो वह शर्कराएं जो शर्कराएं कहे चाहे हम कार्बोहाइड्रेट कहें, तो वह शर्कराएं या कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होती हैं, वे शर्कराएं जो जल अपघटित नहीं होती हैं मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। मोनोसैकेराइड कहलाती हैं वह शर्कराएं जो जल अपघटित नहीं होती मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। जैसे हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होते हैं, जैसे C6H12O6 तो ये हमारे चाहे इसको ग्लूकोज है या फ्रक्टोज ये हमारे मोनोसैकेराइड हैं। अब कहा डाइसैकेराइड का नाम लिखे और सूत्र लिखे। तो हमारा जो डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड तो हमारा जो डाइसैकेराइड होगा ये हमारा सुक्रोस है। सुक्रोस ये हमारा डाइसैकेराइड होता है, क्योंकि जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देता है। ये सुक्रोस हो गए, जिसका सूत्र होता है C12H22O11।
ये हमारा सुक्रोस होता है। अब देखिए इसका अगर हम जल अपघटन करा दें, C12H22O11 का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं, C12H22O11 H2O, तो हमारे मोनोसेक्राइड के दो अणु मिलते हैं। हमको मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इस तरह से हमको तो वह सेक्राइड जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के दो अणु देते हैं उन्हें हम डाइसेक्राइड कहते हैं। इसमें हमारा सुक्रोस होता है। तो इस तरह से हमारा ये सुक्रोस होगा, इसका सूत्र होगा। फिर आगे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं, संबंधित आवश्यक समीकरण भी लिखिए। अब देखिए अगर हम ग्लूकोज की क्रिया करा दें, ग्लूकोज हमारा होता है सूत्र ग्लूकोज CHOCH का होल फोर्थ CH2OH। इसकी क्रिया अगर हम एसिटिल क्लोराइड से करा देते हैं, एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl से इसकी क्रिया जब हम करा देते हैं तो यहाँ जो H है, जो हमारे इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं, इस 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से H निकल करके Cl से निकल करके Cl बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे 5 हो जाएंगे। तो पाँचों हाइड्रॉक्सिल समूह के 5H और ये 5 Cl निकल करके Cl बना लेंगे। और जो हमारा ये एसिल समूह है CH3CO वो यहाँ पर H निकलता वहीं पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण हो जाएगा, जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH और CHO, ये हो जाएगा CHO CO CH3 का होल फोर्थ, और ये हो जाएगा CH2O CO CH3 प्लस 5HCl। इस तरह से हमारा बन जाता है, ये हमारा बन जाता है, ये हमारा उत्पाद बन जाता है CH3CO CH3 CH2O ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो हमारा बन जाता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट हमको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं। तो ये हमारी समीकरण हो जाती है। तो क्वेश्चन को नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन होगा किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V वेट बाई वॉल्यूम बिलियन 7 वायुमंडल दाब पर उत्पन्न करता है। R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ताप की गणना हमको करनी है। हमें किस ताप पर, हमें ताप ज्ञात करना है कि किस ताप पर ऐसा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है किस ताप पर ग्लूकोज का 5%, तो ग्लूकोज का 5% W/V का तात्पर्य है, देखिए ग्लूकोज के 5% W/V से तात्पर्य है, ग्लूकोज के 5% W/V से तात्पर्य है कि बिलियन में ग्लूकोज के 5% W/V से तात्पर्य है कि बिलियन में घुली ग्लूकोज की मात्रा बराबर 5 ग्राम।
5 ग्राम, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 5 ग्राम प्रति 100 ml, मतलब 100 ml में हमारी 5 ml घुली हुई है मात्रा। अब हमें इसकी सांद्रता निकालनी है, तो ग्लूकोज की सांद्रता कितनी होगी, तो ग्लूकोज की सांद्रता बराबर, अब ग्लूकोज की सांद्रता C बराबर हमारी हो जाएगी ग्लूकोज की हमारी जो सांद्रता हो जाएगी वो हो जाएगा ग्लूकोज का भार बटे ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार गुणे बिलियन लीटर में, बिलियन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब देखें हमारा यहाँ 5 ग्राम 100 ml में है, अब इसको हम लीटर में बनाएंगे तो इसको लीटर में 1000 करना पड़ेगा, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 50, इसको मैं भी कह सकते हैं 50 ग्राम प्रति लीटर, 50 ग्राम प्रति लीटर, यही हमारा ग्लूकोज की सांद्रता बन जाएगी। तो ये हमारा ग्लूकोज का भार और बिलियन मिला के ये हमारी सांद्रता हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 50 बटे, और ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। ये हमारा सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें 6 को 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणे हाइड्रोजन 1 है और 6 गुणे 16 करेंगे, ये सब पूरा जोड़ते हैं तो हमारा ये 180 आता है। तो हमारा ग्लूकोज का अणुभार होगा 180, और ग्राम ग्लूकोज का भार और बिलियन का आयतन, ये हमारी सांद्रता हो जाएगी। ये हमारा 50 ग्राम जो है ये हमारा ग्लूकोज की मात्रा, ये हमारा हो गया ग्लूकोज का अणुभार। इस कारण हमको ग्लूकोज की सांद्रता मालूम हो गई 50 बटे 180। अब देखिए हमें पता है कि परासरण दाब बराबर, अब परासरण दाब P या पाई, जो भी आप लिखते हैं, P से भी लिखा जाता है, पाई से भी लिखा जाता है, बराबर होता है CST के, या इसी को हम RST भी कह देते हैं, तो CRT भी कह देते हैं, CRT भी कह सकते हैं, या तो पाई बराबर हमारा हो जाएगा CST। C का मान हमने निकाल लिया है, C बराबर हमारा है 50 बटे 180 गुणे 50 बटे 180 गुणे C हमारा होता है दिया है 0.0821। टेम्परेचर हमको ज्ञात करना है, और परासरण दाब हमारा दिया हुआ है 7 वायुमंडल है, तो इसको हम लिख देंगे 7। तो हमारा हो जाएगा 7 बराबर 50 बटे 180 गुणे 0.082 गुणे T के। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।